पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए 100 एमसीक्यू सीरीज में इस वीडियो में लेकर आया हूं। विज्ञान के टेस्ट सीरीज फर्स्ट हम आज बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विविध एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप सबके लिए मैं लाया हूं। बिल्कुल वही प्रश्नों का लेवल है जो कि आपके सुंदरलाल शर्मा में प्री बीएड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर्वप्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। उत्तर हो जाएगा डी, आयोडीन की कमी से। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या आइंस्टीन का नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैराडे का नियम। जो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली है फैराडे के नियम पर आधारित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड तरंग, इंफ्रासोनिक तरंग और इनमें से कोई नहीं। तो रडार सिस्टम में जो तरंग उपयोग होता है वो कौन सा तरंग है मेरे दोस्तों? सूक्ष्म तरंग। सवाल नंबर 4 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, स्ट्रोबोस्कोप से। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? ए मच्छर, बी मक्खी, सी है चूहा या डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मच्छर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। देखो, अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? याद रखना, भौतिक अभिक्रिया को ही शारीरिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखो भौतिक और रासायनिक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। भौतिक अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, तो वह बदल जाता है और पुनः जो है अर्थात ये नवीनीकरण फिर से जो है वही अभिक्रिया दोबारा पूर्व अवस्था में आ जाता है। भौतिक अभिक्रिया में जैसे कुछ भी वो हुआ है, मान लीजिए, है ना, उसमें बदलाव हुआ है तो वह वापस अपने मूल अवस्था में आ जाता है। किसमें? आपके भौतिक अवस्था में। लेकिन रासायनिक अवस्था में वो मूल अवस्था में नहीं आता। जैसे लोहे पर जंग लग गया, अब वो मूल अवस्था में आएगा कहेंगे तो नहीं आएगा। वो जंग लग गया, खराब हो गया, लोहा मतलब खराब हो गया। समझ रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां, घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। 8वां है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या जॉनसन। उत्तर हो जाएगा डार्विन। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और डार्विन ने मनुष्य के संबंध में भी जो है बात कही, है ना। क्या हमारे पूर्वज बंदर थे वाली बात सुने होंगे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनॉइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्तों? ये है मेथनाइक अम्ल। ठीक है, अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? मान लीजिए किसी लोहे में जंग लग गया तो उसका भार में क्या होगा? कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा या उनका भार एक समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जंग लगेगी तो ऑटोमेटिक बात है उसका जो भार है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां देखिए, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो फोटोवोल्टिक सेल, डेनियन सेल, आपका सी है ड्राई सेल या डी है गैल्वेनिक सेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, जिसके कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, -1 या +1 या फिर 9.8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, शून्य। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पर त्वरण शून्य हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर या फिर टेकोमीटर।
कम तापमान को मापने की जो यंत्र है उसको क्रायोमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मनुष्य के सुनने की जो क्षमता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है मनुष्य की क्या होती है मेरे दोस्तों? सुनने की क्षमता होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? देखो, लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ा को एक साथ निर्वात में जहां हवा ना हो वहां से गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले कौन गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर, या तीनों एक साथ? तो तीनों एक साथ गिरेगा। याद रखना भाई, कई लोग लोहा कह देंगे लेकिन तीनों एक साथ। अगला सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? देखो, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है। कांच के जो महत्वपूर्ण घटक, ए क्वार्ट्ज, बी माइका, सी है आपका सिलिकॉन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? कांच के घटक सिलिका है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, कांच इसी से बनता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन, या न्यूटन? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन डाल्टन। ठीक है, किसका? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत के वैज्ञानिक। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या उपरोक्त दोनों के सिद्धांत पर काम करता है। तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ठीक है, अब याद रखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है? आघूर्ण बल की एसआई यूनिट न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड, या ओम? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? न्यूटन मीटर होता है। अगला सवाल नंबर 20 है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, यकृत को, या फेफड़ा को? इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क को। अल्जाइमर जो रोग है मानव शरीर के मस्तिष्क को क्या करता है? प्रभावित करता है। सवाल नंबर 21 है मेरे दोस्तों, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हीमोफीलिया कहते हैं, हेमाटोपाइसिस कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, या पॉलीसीथीमिया कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। ठीक है, किसको हेमेटोपाइसिस कहा जाता है मेरे दोस्तों? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, या प्रतिरोध को कम करना, या प्रतिरोध को बढ़ाना? तो विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। अगला सवाल है, यदि किसी परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके प्री बीएड के एग्जाम में आ चुका है। समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, या इनमें से कोई नहीं? तो समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक या देखो, जिसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसको कहा जाता है समस्थानिक। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 21 देखो, इसमें 24वां है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटा के दौरान नहीं होता है? याद रखना, निगेटिव है। अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा किरण, या अगला सवाल हो जाएगा कैथोड किरण। तो कौन सी किरण है जिसका उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटा के दौरान नहीं होता? तो कैथोड किरण का। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में होती है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत, या फेफड़ा? उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में? मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। अगला सवाल 26वां, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.3%, या 0.03%, या 3%, या 30%? तो 0.03% किसकी मात्रा होती है मेरे दोस्तों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 27वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या ऑक्सीजन गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह चूने के पानी को दूधिया बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
प्रिस्टले, कार्लसीले, विलियम हार्वे या फिर आपका ए और बी दोनों? तो उत्तर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी। प्रिस्टले और कार्लसीले दोनों के द्वारा ऑक्सीजन की खोज हुई है। सवाल नंबर 29 है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर? उत्तर हो जाएगा 120 किलोमीटर। जी हाँ, 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर साथियों आपके ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। 30वां सवाल है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? बहुत ही सरल सब आपके सवाल हैं, ये 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो थर्मो नाम से स्पष्ट में, थर्मो मतलब ये गर्म, ऑलरेडी गर्म चीज को ही शो कर रहा है ना, तो थर्मोस्फीयर होगा। नेक्स्ट सवाल, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? बहुत ही सरल, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या नियान गैस? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है। ठीक है, उसके बाद निम्न में से कौन जो है दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो जाइलाल ब्रोमाइड जो है क्या है आपका साथियों, कौन सी दुनिया की? तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है आपका कौन सा? जाइलाल ब्रोमाइड। सवाल नंबर 34, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी पर, भूपट्टी जो बोला जाता है ना, उसी पर ऊपर भाग करना चाहिए। तो कौन सी गैस है? आर्गन, नियान, जिनान या फिर रेडॉन? तो आर्गन गैस जो है सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान और चौथा है आपका आर्गन। तो सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, आप जान रहे हैं, है ना, जो पेड़ पौधे से निकलते हैं। क्लियर है? अगला सवाल नंबर 36 है, हमारे पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या जिंक? तो हमारे साथियों आपके पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम धातु मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर साथियों आपका 37, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? देखिए, जैविक अम्ल को बताना है, कार्बन अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका है ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि एक क्या है साथियों, जैविक अम्ल है। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही आपके बीएड डीएलएड के ही लेवल के क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। ठीक है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, ये मानव स्वास्थ्य संबंधित है। हार्मोन का स्त्राव या खमीर स्त्राव करना? तो रोगाणुओं का विनाश करना कौन करता है? जो मुंह के पार्श्व भाग में स्थित जो है टॉन्सिल का कार्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 39, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या मिश्र धातु? बहुत सरल सवाल, 2 या 2 से अधिक जब मिलेगा तो वो मिश्र धातु कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 40वां है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा चूना, बिना बुझा चूना, चूना पत्थर या जिप्सम? उत्तर हो जाएगा बिना बुझा चूना, जो कि क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवन, जीवाश्म, पत्थर की या फिर शिशुओं की? ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? जीवाश्म उत्तर। ठीक है, बी इसका सही उत्तर। किसका? आपका जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का पता लगाने के लिए। ठीक है, किसकी आयु? तो जीवाश्म की आयु पता लगती है। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 42, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफेद या फिर उत्तर हो जाएगा मैजेंडा? तो इसका उत्तर हो जाएगा पीला। ठीक है, यदि आप लाल रंग हरा रंग को बनाएंगे तो लाल धन हरा बराबर पीला बनता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43वां है, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? और खुरा चपका रोग कथन ना भाई हमन, तो पशु में कौन सी समस्या? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या फिर इसका अगला ऑप्शन है कीट? तो उसका उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण ये बीमारी जो है पशुओं में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, या फिर हीलियम और आर्गन? तो पारे का वाष्प और आर्गन गैस जो है ट्यूबलाइट में भरा रहता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, या फिर अगला है गलनांक बिंदु, या इनमें से कोई नहीं? तो गलनांक बिंदु वो कितना गलता है उससे ही ठोस की शुद्धता का निर्धारण, जो कम गलेगा या लेट से गलेगा वो ज्यादा सॉलिड होता है ना भाई? तो गलनांक से पता चलेगा, गलनांक बिंदु। 46वां है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या फिर समानांतर बल? तो समानांतर बल के नियम पर भौतिक संतुलन कार्य करता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 47, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखो, कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काट सकते हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, या फिर प्लेटिनियम? तो प्लेटिनम। तो ये उत्तर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम को किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? ठीक है, न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में टोटल तत्वों की संख्या 64, 65, 56, 46। तो उत्तर हो जाएगा 56 तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा बताना है, बांध के पानी, उड़ता हुआ वायुयान, गिरता हुआ नारियल, या उपरोक्त सभी? तो बांध के पानी स्थिर है तो इसलिए उसमें क्या होगा? स्थिर ऊर्जा होगा। सवाल नंबर 50वां है, जी का मान ज्ञात किया जाता है न्यूटन, जी का मान ज्ञात किया था गुरुत्वी, जी का मान किसने ज्ञात किया था? न्यूटन ने, डॉल्टन ने, जे थॉमसन ने, या फिर हेनरी कैवेंडिश ने? तो हेनरी कैवेंडिश ने जी का मान ज्ञात किया था। मानव का जो स्वास्थ्य रक्तदाब कितना होता है? 90/140 mmHg, 120/160 mmHg, 120/80 mmHg, या 80/120 mmHg? जब आप कोई डॉक्टर के पास जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना, ट्रीटमेंट कराने, जब आप खून टेस्ट करवाते हैं तो ये लिखा रहता है 120/80 mmHg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल? तो यूरिया है ना, जब हम क्या करते हैं, यूरिन करते हैं तो यूरिया निकलती है, यूरिया की वजह से, है ना, यही अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, यूरिन के रूप में निकलता है। 54 है मेरे दोस्तों, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 365, 656, 665, या फिर 800? तो 665 पेशी मानव शरीर में पाया जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों, 665। ठीक है, सवाल नंबर 55 है, मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? पुनः स्थापित कितने दांत होते हैं? 12, 20, 24, या फिर 32? तो टोटल इसका उत्तर हो जाएगा 20 दांत, जो पुनः स्थापित होने वाली दांत है, याद रखना 20। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर होती है? जबड़े में, जांग में, गले में, या बाह में? तो जबड़ा की जो हड्डी है, ये जो जबड़ा है इसलिए हर जगह टूट जाता है, जबड़ा नहीं टूटता। जबड़ा की जो हड्डी है सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, सवाल नंबर 57, मानव शरीर में कुल कितनी कशेरुकी खंड होते हैं? 23, 26, 30, 33? कितने कशेरुकी खंड होते हैं? तो 33 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 58वां है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? हमारी जो हड्डी है और हमारे दांत ट्राइकैल्शियम फास्फेट से, क्लोरोपेप्टान से, हाइड्रोलिथ से बनी होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो शरीर की हड्डी है ट्राइकैल्शियम फास्फेट से बनी होती है। ठीक है, किससे? हमारे शरीर की हड्डी ट्राइकैल्शियम फास्फेट से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 59 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? थायराइड, अधिवृक्क, पीयूष, या अग्नाशय? तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है आपके किसको? सेक्स हार्मोन्स के स्त्राव करती है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि हृदय के नीचे, फेफड़े में, देखो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे, या फिर इसका उत्तर डी ऑप्शन है अवटु ग्रंथि। तो जो है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ मिलती है? मस्तिष्क के नीचे रहती है, याद रखना। सवाल नंबर 61 है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, मस्तिष्क, या किडनी?
तो स्तनधारी जितने भी है उसमें यकृत में ही सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्यूहा? तो अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। अगला सवाल है सवाल नंबर 63, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है साथियों आपका ये है पुरुष वाले और प्रोजेस्टेरॉन जो है स्त्री वाले हैं। याद रखना टेस्टोस्टेरॉन पुरुष वाले हैं। ठीक है। 64वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से? तो बहुत सरल सा है, चेंघा, गणमाला, मधुमेह। उसका उत्तर ए है साथियों, घेंघा। चेंघा लिखा गया है, याद रखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला सवाल है कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? कौन सा रंजक? आडोपसिन, आइसोप्रीन, एंथोसायनिन या मेलानिन? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मेलानिन। और मेलानिन कौन, ये जो रंजक है जो मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है। अगला सवाल है आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? रेटिना, आंख की पुतली, रोड कोशिका या कॉर्निया? तो आंख की पुतली में आंखों के लिए उत्तरदायी जो रंजक है उपस्थित होता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों 67 नंबर का, मानव शरीर में अवगृह बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय या अमाशय? उत्तर हो जाएगा ए, बड़ी आंत का। अगला सवाल है इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तना, ग्रंथ, छाल या जाइलम? तो पौधों की संरचना प्रक्षेपण के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसका छाल जो है वो प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, मानव शरीर में संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरेब्रम, सेरिबैलम, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस? तो उत्तर हो जाएगा सेरिबैलम, जो कि साथियों आपके मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का ये हिस्सा जिम्मेदार होता है, थैलेमस और सेरिबैलम। ठीक है। चलिए अगला सवाल है शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिस, सेलुलोज, सुबेरिन या फिर क्यूटिन? तो सेलुलोज से बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति, सेलुलोज से, याद रखना। अगला सवाल है मेरे दोस्तों सवाल नंबर 71, निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? देखो महिला जनन अंग के भाग गर्भाशय है, फेलोपियन ट्यूब है, योनि है और इसमें एक आता है मूत्र मार्ग। तो इसमें जो है मूत्र मार्ग नहीं है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है। योनि स्त्री में पाए जाने वाला अंग है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों खमीर है। खमीर क्या है? एक ब्रायोफाइटा, एक कवक, एक शैवाल, एक जीवाणु? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक कवक है। कौन सा? आपका खमीर। अगला सवाल है सवाल नंबर 73, किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? कौन से यंत्र के द्वारा? तो हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीमीटर और स्पीडोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीमीटर के द्वारा। आपके किसके द्वारा? तो पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है ऑक्सीमीटर के द्वारा। अगला सवाल है एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन और जल? तो इसका उत्तर हो जाएगा जल, जो कि जंतु कोशिका के भीतर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में अकार्बनिक घटक के रूप में जल पाया जाता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों 75 नंबर का, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? जॉन डॉल्टन, जॉन ई सॉल्क या फिर वाटसन और क्रिक, रदरफोर्ड? तो वाटसन और क्रिक जो है आपके डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके, अगला सवाल है सवाल नंबर 76, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को, राइबोसोम को, ग्लाइकोजन को या गोल्गी काय को? लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, याद रखना। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या कोबाल्ट? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट सवाल है मेरे दोस्तों, अगला सवाल है दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो दूध में पिलाहू जो दूधिया सफेद रहता है ना, वो किसके कारण? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या केसिन? तो केसिन के वजह से जो है दूध में धवल रंग उसी की केसिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, अंतग्रंथि या अग्नाशय? उत्तर हो जाएगा डी, अग्नाशय के कारण इंसुलिन उत्पादित होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है।
कौन सी रोग विटामिन ए की कमी से होता है? बालों का झड़ना, पेचिश, रतौंधी या बेरी बेरी। तो भाई आप जान रहे हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी इत्यादि जो भी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस या फिर रेटिना। तो बहुत ही सरल सा सवाल है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन करता है? आपका आइरिस। कौन करता है? आइरिस। अगला सवाल है, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रोलिसिस या फिर मेटाबॉलिक या फिर सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है किसको? पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोज्य पदार्थ का निर्माण पेड़ पौधे करते हैं, ये पता होगा। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है और इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या रेडियो एक्टिविता तो क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? नाभिकीय विखंडन। भाई नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर भारी नाभिक, एक भारी नाभिक, दो हल्के नाभिक, एक भारी नाभिक है, दो हल्के नाभिक में टूट रहा है, इसको भाई टूटना मतलब ऑलरेडी विखंडित हो रहा है, इसलिए नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 84 है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC के मुख्य कार्य क्या है? तो WBC के कार्य कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य जो है WBC करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य है, क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो ये बच्चे भी जानते हैं इसका उत्तर, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में जो कक्ष की संख्या C हो जाएगा, 4 होती है। याद रखना 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला सवाल नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? प्लेग, हैजा, टाइफाइड या एड्स। तो प्लेग रोग जो है आपके किसके वजह से फैलने वाले रोग हैं? तो ये रोग वायु की वजह से प्लेग रोग फैलता है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों 88 नंबर का, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो किसके वजह से? राइबोफ्लेविन, एल्बुमिन, कैरोटीन। तो इस ये तीनों आ जाएगा, अर्थात उपरोक्त सभी के वजह से दूध का रंग जो है हल्का सा पीला रंग लिया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B12। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन B12, अर्थात विटामिन B12 विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। 90 नंबर का सवाल है, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट हो जाता है या ब्लैक हट रोग होता है? आलू में होने वाला रोग है तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन या फिर आपके पोटेशियम। तो उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हट नामक रोग हो जाता है। जिसे कई तक देखे हो ना, आलू काला काला हो जाता है, तो इसी की वजह से होता है। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है जीवाणु, शैवाल, विषाणु या आर्सेनिक। उत्तर हो जाएगा आर्सेनिक, जो कि भूमिगत जल, जमीन के अंदर से जो जल रहता है ना, वो होता है प्रदूषित। इसलिए आर्सेनिक का छिड़काव अक्सर जल के अंदर, जो नदी तालाबों में नहीं बल्कि ये कुओं में और नल इत्यादि में रहता है, तो इसका छिड़काव भी अक्सर आर्सेनिक का किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्णकिलवक या क्लोरोफिल या वातरंध्र। तो वर्णकिलवक के वजह से गिरगिट जो है, गिरगिट का रंग देखना अक्सर कई रंगों में वो मौसम के आधार पर बदलने लगता है, तो वर्णकिलवक के वजह से गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगला सवाल है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? तो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? कवक, विषाणु, शैवाल या फिर उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कवक के द्वारा आपका देखो जिब्रेलिन को निकाला जाता है। ठीक है, अगला सवाल नंबर है साथियों आपका 94, इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या इनमें से कोई नहीं? तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये भी प्रश्न आपके 2024-25 के एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला सवाल है मेरे दोस्तों, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल या पैराथायराइड। तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। 96 नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? लाल, नीला, हरा, बैंगनी। उत्तर है लाल रंग। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लाल रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 97 है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका। देखिए ये 96 का क्वेश्चन प्रकाश ये हरा होना चाहिए, इसका उत्तर थोड़ा सा डाउट मत करें इसमें। ठीक है, हरा हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हरा कलर होता है ना। तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर दीर्घ अस्थि। तो दीर्घ अस्थि जो है मानव शरीर की लसिका कोशिका का निर्माण होता है। अगला सवाल नंबर 98 है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या किडनी। हृदय जो है व्यस्त अंग है, जो कभी सोता नहीं है। यकृत, फेफड़ा, किडनी सब एक समय के लिए विराम करेगा, लेकिन हृदय 24 घंटा धक 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 करते रहेगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। चलिए 100 नंबर के सवाल पर आते हैं, और ये सवाल नंबर 99, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस और अंडा, दूध, पत्तीदार सब्जी, सोयाबीन, मूंगफली। तो भाई सोयाबीन और मूंगफली ऐसा है जिसमें प्रचुर मात्रा में मेरे दोस्तों आपके प्रोटीन पाया जाता है। 100 नंबर का अंतिम सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, घुटने, कंधे, रीढ़। तो जांघ की हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, तो इसी तरह से 100 अंकों का एमसीक्यू सीरीज समाप्त होता है। फिर से कल 100 अंकों की एमसीक्यू सीरीज जो है आपके लिए आएगी। जितने भी साथी ने हमारे वीडियो को देखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर अगले वीडियो साइंस की आएगी, पूरे 1000 प्रश्न प्रतिदिन कंटिन्यू पूरे एग्जाम होते तक मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।